नाज़रीन, एक बार फिर आपको इस प्रोग्राम काविश को खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो उन्वान है वो कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं, हिंदुस्तान लद्दाख के महाज पे लड़ने के बजाय का जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे लड़ता दिखाई दे रहा है। तो वो शायद वो अपनी शर्मिंदगी मिटाना चाह रहा है, छुपाना चाह रहा है कि जनाब जिस तरह से वहाँ पे उनके 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 20 से ज़्यादा फौजी मारे गए, तो उसका बजाय कि वहाँ जवाब दिया जाए और चाइना से लड़े, उसके बरक्स हमें दिखाई देता है कि वो नियत से मकबूजा कश्मीर के लोगों से जो है वो उनके मुकाबले पे खड़ा है, जो कि बहुत अफसोसनाक है। यही आगाही हमने देनी है। और MLA मोहतरमा नसीम मोनी साहबा जो है हमारे साथ मौजूद हैं, आज़ाद कश्मीर असम्बली की। जी नसीम वानी साहिबा, कैसे देखती हैं, जैसे कि मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे सवाल किया था कि कश्मीर कॉज को हमें जो पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा अभी, कि उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह से देना चाहिए था, जो मुकाम देना चाहिए था इसके हवाले से। तो आप किस तरह से देखती हैं कि कश्मीर कमेटी के जो पुराने चेयरमैन थे मौलाना फजलुर रहमान की वजह से ये सारे नुकसान हमें सहने पड़ रहे, और अब जो कश्मीर कमेटी के जो हेड हैं वो कौन है और क्या उनके काम है, किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, जो हम पार्लियामेंटेरियंस तो हमें हमें पता है कि पार्लियामेंट में ना बेतहाशा कमेटियां होती हैं, जी बहुत हाँ। सारी कमेटियां होती हैं। उनका हर जो हेड होता है वो चेयरपर्सन या चेयरमैन होता है। तो उनके ठीक। इख्तियारात हमें पता है कि वो कितने होते हैं, वो बहुत महदूद से होते हैं। तो इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन रह चुके हैं या वज़ीर, तो उनके इख्तियारात उतने नहीं हैं जो जिस तरह की मीडिया में या लोग समझते हैं। वो एक कमेटी होती है और उसके पावर्स उतने नहीं होते कि वो इंटरनेशनल फोरम में जाके कश्मीर का कोई फैसला करे या उसको रिजॉल्व करे। हाँ, कश्मीर के हवाले से बात तो कर सकते हैं, कश्मीर कॉज को डिस्कस करना वो अलग चीज़ है। तो वो मतलब वो इतनी जिम्मेदारी है, लेकिन जितना हमने मतलब उसको एग्जिक्यूट करके बताया तो उतना वो पावरफुल वो कमेटी नहीं होती। बहरहाल आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीवन। बहसत कश्मीरी हमारी ख्वाहिश है कि हर पाकिस्तानी, हर पार्लियामेंट्री जो है कश्मीर कॉज को लेके आके जाए और कश्मीर के हवाले से बात करे। और सबसे ज्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी है वो है हमारी वकील की, जिनको हमने कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए मुकर्रर किया, वो है पाकिस्तान। डेफिनेटली इससे पहले भी जैसे मैंने आपको कहा कि कश्मीरी जो है ना, जो जो एजेंडा लेके, जो कॉज लेके कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के अवाम चले हैं, वो तो ये था कि वो तकमील पाकिस्तान का, तकमील पाकिस्तान को तकमील करना है, मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का नाम देना था, पाकिस्तान का पार्ट बनाना था। ये ख्वाब है कश्मीरियों का, मकबूजा कश्मीर के लोगों का, जो अभी तक वो देख रहे हैं और जिसके लिए अभी तक वो कोशा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई शाहिद इकबाल साहब ने भी और इश्तियाक हमीद साहब ने भी आपको बताया कि जो हुर्रियत क़यादत है, मकबूजा कश्मीर की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप देखिए वो तमाम के तमाम बिहाइंड द बार्स है। आप कोई ऐसा नाम नहीं ले सकते जिनको आप कहें कि वो अभी फील्ड में है। अगर इवन कि जो है हमारे बुजुर्ग रहनुमा गिलानी साहब, जो अभी 90 ईयर्स के, जो बात प्रॉपरली नहीं कर सकते, बेचारी मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको उनको तक नजरबंद किया गया है। ये सितम जरीफी है जो कश्मीर के अवाम के साथ किया जा रहा है। मीडिया पे पाबंदी है, कोई सोशल मीडिया पे जब हमारे नौजवान एक्टिविटी करते हैं तो वो सोशल मीडिया तक बंद करते हैं, वो नेट की फैसिलिटी वहां पे बंद करते हैं। 9 महीने से ज्यादा लॉकडाउन हो गया है। तो वो इसके तमाम जुल्म सितम के बावजूद कश्मीरी जो है डटे हुए हैं, अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, वो एक इंच भी नहीं हिले। इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद वो कौन सी कुर्बानी है जो मकबूजा कश्मीर के अवाम ने नहीं दी है? उनसे सही। हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उनसे तो उन्होंने तो अपने लेवल, अपने पीक पे तहरीक को लेकर गए हैं, उनसे तो हम और मजीद कुछ नहीं चाहते। अब जिम्मेदारी तो आपकी, हमारी, हम लोगों की है जो आज़ादी में बैठे हुए, जिन पे ये पाबंदियां नहीं है, चाहे मैं हूँ, पार्लियामेंटेरियन है, हम सब की जिम्मेदारी है एटलीस्ट वी शुड रेड आवर वॉइस। उस तरीके से, उस अंदाज में कम से कम हम अपने मौक़िफ़ में तो चेंज ना लाए ना, हम मौक़िफ़ तब्दील ना करें। हम कम से कम ये ना कहे कि आज़ाद कश्मीर पे हमला करेंगे तो हम एक्टिव होंगे, तो मकबूजा कश्मीर में होगा तो कुछ भी नहीं। कम से कम ये बातें ना करें। ठीक है, हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं, हमारे लिमिटेशन है, हम उस चीज से डिनाई नहीं करते। लेकिन अपने मौक़िफ़ को, अपने डायरेक्शन को चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें इस मौक़िफ़ पे डटे रहना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर इज आवर पार्ट। अगर हिंदुस्तान जो एग्रेशन कर सकता है, वो अपनी फौज
वादी में लेके आ सकता है, अगर वो आर्टिकल 35A को डिमोलिश कर सकता है, वो यूनाइटेड नेशन के रूल को वायलेट कर सकता है, वो किसी की परवाह नहीं कर सकता। तो मेरा ये मौक़िफ़ था, बहस पार्लियामेंट्री असेंबली के अंदर भी उस वक्त वो टाइम था कि पाकिस्तान की फौज भी मकबूजा कश्मीर के अंदर दाखिल होती, तो दुनिया हमें कैसे रोक सकती। अब आप देखें ताकत का सरचश्मा देखें कि जब इंडिया ने कोशिश की लद्दाख में वो जो जिस तरह शाहिद इकबाल भाई ने कहा है कि वो रोड जो कि अपने फौजी सामान वहां तक लेके जाती, बॉर्डर तक, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक, उसको कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की, तो क्या चाइना ने दुनिया को पुकारा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को आवाज दी कि आए हमारी मदद करें, और वो गए और उन्होंने अपने जोरे बाजू से उनको रोका, और ना सिर्फ रोका बल्कि ऐसा सबक सिखाया कि शायद उनकी नस्लें याद रखें। दिस इज कॉल्ड द पावर, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी। हम समझते हैं, हम मानते हैं कि हमारी पाकिस्तान की बेतहाशा मजबूरियां हैं, हमारे बहुत दुश्मन है, लेकिन अगर हम एक्चुअल कुछ नहीं कर सकते, हमारी मजबूरियां हैं, तो कम से कम हम अपने मौक़िफ़ पे तब्दीली ना लाए, कतन ये तासुर ना दे कि जो है हम जो है मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ खड़े नहीं है, हम उनको अकेला छोड़ रहे हैं, ये तासुर नहीं जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ होनी कम से कम लीडरशिप की तरफ से नहीं होना चाहिए, जो लीडरशिप जिसकी तरफ हमारे कश्मीर के अवाम देखती, हमारे नौजवान देखते हैं, जिनके एक जो स्पीच सुनने के लिए वो टीवी के सामने बैठे रहते, कम से कम उस लीडरशिप की तरफ इस तरह का पैगाम नहीं जाना चाहिए। दिस इज रॉन्ग। अपने मौक़िफ़ हमें तब्दीली नहीं करनी चाहिए, हमें डटे रहना चाहिए, इस चीज को कहना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के बगैर पाकिस्तान जो है अधूरा है, हम उसको लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दिस इज माई पॉइंट, ये होना चाहिए। नसीम सिर्फ मुझे ये बता दीजिए, इस वक्त क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करने के बाद ज़ाहिर है सबको अच्छा लगा वो खिताब इमरान खान साहब का, उसके बाद उन्होंने एक और जो है अनाउंस किया था, एवरी फ्राइडे कश्मीरियों के हक के लिए खड़े होंगे, जो कि वो कुछ ही दिन हुआ, उसके बाद खत्म हो गया। तो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के काम, जो कि कश्मीर कॉज के हवाले से एज ए वजीर खारजा उनके काम को किस तरह से देखती है, क्या आप उनके काम से मुतमईन हैं? वजीर खारजा के काम से तो मुतमईन होना ना होना, इसका मैं क्या जवाब दूं आपको, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लीडरशिप चाहे वजीर खारजा की सूरत में हो, वजीर आजम साहब की सूरत में हो, या पाकिस्तान की कोई और लीडरशिप हो, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो, मैं किसी एक फर्द वाहिद को नहीं कह रही हूँ। हमारी लीडरशिप पाकिस्तान के अवाम किसको मानती है, हमने वो देखना है, तो किसी एक बंदे को या एक फर्द के पीछे नहीं है। मुख्तलिफ लीडरशिप के हवाले से पाकिस्तान की अवाम उनको फॉलो करती है, चाहे वो अपोजिशन में है या पोजीशन में वजीर खारजा साहब हो या कोई और हो, जो हमारे ताकत का सिंबल है, सचश्मा है, उनके तरफ से जो मैसेज हो क्लियर कट होना चाहिए, वो कश्मीर की हमायत में होना चाहिए, वो उसमें डिवीजन नहीं होने चाहिए, और मौक़िफ़ जो 70 साल का हमारा है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये बहसत कश्मीरी हमारी ख्वाहिश है और हमारी आरज़ू, जिसके लिए हमारे लोग इस चीज को देखें, मकबूजा कश्मीर के अवाम फॉलो करते हैं, उनके मोराल पे फर्क पड़ता है। उन यहाँ की लीडरशिप की एक बात जो है ना, वो वहाँ के मकबूजा कश्मीर के अवाम को उसका मोराल बूस्ट करती है। वो ऐसे फौज के सामने वो एक बर्बरियत, जिसको मैं कहूँ कि बर्बरियंस के सामने खड़े हैं, जो कि उनको उनके गोली चलाने में, उनके घरों को तबाह करने में, उनके बच्चों को मारने में जरा भी दरेक नहीं करती। उसके सामने वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। उस अवाम को मद्देनजर रखते हुए हमें बात करनी चाहिए, हमें अपनी पॉलिसी तश्कील देनी चाहिए कि ये मैसेज जो है वो पार जाता है, वहाँ के लोग सुनते हैं, वहाँ के हमारे जो नौजवान है वो सुनते हैं, जो हिंदुस्तान की फौज के सामने खड़े होकर उनसे रूबरू होकर लड़ते हैं। लिहाजा हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक। मैं प्रोफेसर साहब आपकी तरफ आऊंगा, और जो भी शिकवे शिकायत हैं वो नसीम वानी साहिबा ने आपके सामने रखे, और जाहिर है वो शिकवा वो होता है जहाँ जाहिर है जहाँ पे इस तरह से लीडरशिप का एक बड़ा बुरहान इन्होंने बताया इसी हवाले से। तो आप किस तरह से देखते हैं इस तमाम हालात को कि जो नसीम वानी साहिबा ने आपके सामने रखे? जी माशाल्लाह, उन्होंने तो बिल्कुल यानी कि हकीकत बयान की कि जो हम, चूंकि हम लोग वी आर विक्टिम्स, वो कहते हैं कि द वेयर नोज वेयर द शू पिंच,
हमारी फैमिलीज हैं, बाकी तो सारे जने क्या एज ए मुस्लिम सारे भाई बहन एक फैमिली हम लोग, लेकिन अब ये है कि जो हमारी अवर स्किन इज बर्निंग, तो हम लोगों को तो सच कहना है ना, हम लोग को मुलाजिम नहीं है उस तरह के या किसी गवर्नमेंट के बाकी चीजें, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की उसको लेके तो हम लोग बैठ गए सारे, जो जुमे की वो आधे घंटे की वो स्ट्राइक भी खत्म हो गई, कोरोना आ गया बाद में। तो मेरा ये दो टोक जो है, मैंने थ्रू हाई कमीशन पाकिस्तान में मैं जाके उनको भी मैंने बताया था कि ये आप लाहमल करें कि इंडिया, आप कहते हैं शरग है, शरग अगर दुश्मन ने काट ली तो बॉडी को तड़पना चाहिए, बॉडी अगर आपकी शरग है उसने काट लिया, टोटली सरेआम काट ली ना, तो आपने जरा इतनी मूवमेंट नहीं कर सकी, वहां मरी तक ही अपनी फौज को थोड़ी ले जाते या थोड़ी मिसाइलों को आगे पीछे कर लेते। सवाल ये पैदा होता है कि किसी कौम में जहां पे बहसी आ जाए, और फिर वो कौम जो कश्मीरी, जैसे बाजी ने फरमाया कि कितनी मोहब्बत हम करते हैं पाकिस्तान से। अब ये दूसरी बात है कि मेजॉरिटी का फैसला पाकिस्तान में हो या इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ओवरऑल सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, और एक ही वकील हमारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने, जब इंडिया ने ये सारी चीजें कर ली, आपके पास जो दुश्मन, जो मुल्क पहले हमला करता है वही जीतता है। आपने हमला नहीं करना था, आपने ये करना था कि आजाद कश्मीर बड़ी वसी इलाका है, उन लोगों को आप तैयार करते, वो लोग 20-50 लाख लोग वहां से निकलते, कश्मीर से आगे से सारे घरों से निकल आते, तो बर्लिन वाल टूट गई। इसी तरह कश्मीर को पहले चाइना फिर बाकी लोग करते, रिकॉग्नाइज करते, लेकिन आप इतना नहीं कर सके, कम से कम फूड एंड मेडिसिन नहीं भेज सके। रोजाना की तादाद में वहां पे इस वक्त इतनी एट्रॉसिटीज दुनिया में कहीं भी नहीं होती जहां पे होती हैं, और हमारे हम जी 72 साल से खड़े हैं। उसके लिए मैं तो ये चाहूँ, मेरा अंदाजा है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारा खानदान है वहां पे, बाकी लोग हैं, और उस अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ऐसी जोग्राफियाई पोजीशन अता की है कि दुनिया की कौमें तरसती हैं उसके लिए जोग्राफिकली, और फिर आपकी कौम, आपकी आर्मी प्रोफेशनल। लेकिन मसला ये है, थोड़ा सा मैं बताऊं, 62 में जब अयूब खान ने, चाइना ने कहा ले लो कश्मीर, अमेरिका ने कहा नहीं हम लेकर देंगे, ये डिक्टेशन जो अमेरिका से ले जाती है, अगर इमरान खान ना लेते हो, लेकिन somebody is there, क्योंकि एडवाइजर्स के मशवरे पे ही मुल्क चलता है। एडवाइजरों में कोई हिडन फोर्सेस डेफिनेटली हैं जो गलत मशवरे दे रहे हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर को गलत मशवरा दिया जा रहा है, वरना इस वक्त अगर वो और बहसी या थोड़ी कमजोरी दिखाएंगे तो इंडिया गेन कर जाएगा, वो कल तक आजाद कश्मीर तक भी चढ़ाई कर लेगा। सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि खुदारा आप ईरान, बाकी छोटे छोटे ममालिक, अफगानिस्तान को देख लें, मुट्ठी भर मुसलमान, अमेरिका से डरे वो, आप अमेरिका से डरते क्यों? आप अपने अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, कौम को मुतफिक करें, अपोजिशन को इकट्ठे करें। जो चेयरमैन में जो कश्मीर की कमेटी वगैरह होती है, ये किसी खाना पूरी के लिए होता है ना, किसी को मिनिस्टर का स्टेटस दे दिया, खुश कर दिया। जी जी, फरमाना सवाल करना चाहेंगे प्रोफेसर साहब। जी प्रोफेसर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने पहले भी ये जिक्र किया कि बहुत सारी मूवमेंट्स इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर चल रही, और हमने अभी जो कोरोना वायरस के हालात में जिस तरह से वहां पे लॉकडाउन देखा, और जिस तरह से वहां का मजदूर तबका किया, और उनके खुद के पास खाने या पहनने के पैसे नहीं थे, और मुश्किल हालात में, और दूर दूर तक चलते लोग पैदल मर गए, मतलब जिंदगी से उन्होंने हाथ धो दिया, लेकिन मोदी हुकूमत ने कोई उस पर काम नहीं किया। तो आप क्या समझते हैं कि जिस जगह, जिस डायरेक्शन में हिंदुस्तान जा रहा है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि आगे इसके बहुत सारे हिस्से आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये डेफिनेटली इंशाल्लाह होगा। हमने, वो कहते हैं ना, दीवार निविष्टे दीवार देख रहे हैं वहां के लोग, खुद इंडियन सिटीजन अच्छे लोग वहां बहुत हैं, दानिश्वर हैं, सिविल सोसाइटी है, वो अपोजिशन पार्टीज हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो चीज है इसकी हिंदुता के नाम पे, ये इसके डिवीजन होगा रेशियो से भी बदतर, और वो होने जा रहा है, उसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं है। अब उसमें एक तो जो 7 स्टेट्स ब्लीड करते हैं, जिसमें झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सारे इलाके जो चाइना से मिलते हैं, कम्युनिस्ट इलाके, ये तो तकरीबन रोजाना की तादाद में वहां पे अट्रॉसिटीज करते हैं, आर्मी को अगवा करके जंगलों पे भी कब्जा किया हुआ है। दूसरा यह कि पंजाब है सिखों का, वो भी होना है। और इस तरीके से अब मुसलमानों को 25 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया में, उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके जहां जहां गरीब में किसी लीडर को फंसा लिया, किसी मौलवी को फंसा लिया, अपने करप्ट कर लिया। तो इस तरह मुस्लिम वोट बैंक जो है ना इंडिया में, थोड़ा स्कैटर्ड है, वो भी इकट्ठे होंगे। अब ईसाइयों को भी ये मारते हैं, दलित, असली जो इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है ना, दलित्स मेजॉरिटी उनकी है, ब्राह्मण से 15% है।
تو یہ سارے مل کے یہ ہوگا کہ یہ اس نے ٹوٹنا ہے, ڈیفینیٹلی ٹوٹنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تک یہ کیوں اتنی خرابی کر رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے بڑی پاورز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو بیسک رائٹس ہیں, اب جس بچے کو سکول نہ ہو, تعلیم نہ ہو, دوائی نہ ہو, میڈیسن نہ ہو, بیبی ملک فوڈ نہ ہو, اسپتالوں پہ ایکس رے مشینز نہیں ہیں, انٹرنیٹ کی جو لڑکے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 2G ہے, وہاں پہ وہ لڑکے یا صحافی ہے, جرنلسٹ مجبور ہوتے ہیں 2G سے کچھ کام نہیں نکلتا ہے. اتنا خوف ہے, حالانکہ صرف وہ اسٹون پلٹنگ کرتے ہیں ہمارے لڑکے یا کشمیری, 10 لاکھ فوج کنٹرول نہیں کر سکتی ان کو. جب طالبان یا ان لوگوں کی طرح مسئلہ آ جائے نا تو انڈیا کی تو ماں مر جائے گی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کو باقی لوگوں کی اس کے لیے جو سول سوسائٹی ہے, شریف لوگ ہیں انڈیا میں رہنے والے, ان کا اپنی سٹیزنز پہ خرچ کرے. جو پیسہ جینوسائیڈ پہ, کشمیر کی جینوسائیڈ پہ, نسل کشی پہ خرچ کر رہا ہے اتنی فوج لگا کے. آپ کے انڈیا میں کروڑوں لوگ بھوکے مرتے ہیں, سڑکوں پہ سوتے ہیں. اب تو بیماری کی وجہ سے دیکھ لیا آپ نے اسپتالوں کی حالت وہاں پہ, جنہیں روزانہ وہاں پہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ سوتے ہیں, جن کے پاس چھت نہیں ہے, رکشا ڈرائیورس ہیں, باقی لوگ ہیں. ان کو اپنے سٹیزنز کو آپ وہ پیسہ دو جب اس پہ کرتے ہو, نسل کشی کرتے ہو کشمیریوں کی. اس وجہ سے جو جینوسائیڈ یا ہالوکاسٹ کی ساری انٹرنیشنل چیزیں ہیں, اس پہ سارے جو فوکس ہے مل کے, جتنے بھی فریڈم لونگ پیپل آن ورلڈ ہے, یعنی کہ مسلمان ہی, جو بھی فریڈم لونگ نان مسلم بھی ہو, ان سے رابطے کر کے ملا کے ان سے اپروچ کر کے بتایا جائے کہ دیکھو سر عام دن دہاڑے کتنی اٹراسٹیز کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا, جس دن سے ہم نے یہ دیکھا لداخ والا واقعہ, ہم نے جس دن سے دیکھا اور 20 فوجی وہاں پہ مارے گئے, اس دن سے ہم نے دیکھا جو فوجی جو ہیں ان کی فیملیز نے ایک ڈیمانڈ کی گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ ہمیں بدلہ چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ چائنا سے ہندوستان بدلہ لے سکے گا کبھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دن کو خواب دیکھ رہا ہے, مطلب اس کو چائے آتی ہے نظر, اس میں ڈال کے اپنا نشہ وشا, اس کو دن میں خواب دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے نا گھس کے ماریں گے, میڈیا انڈیا کا گھس کے ماریں گے. کیا مارا, ایک اور 2-4 درخت گرا دیے تھے اپنے بعد میں. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ چائنا از فلی پاورفل, اس کی آرمی جو ہے بڑی پاورفل ہے, اس کا انفلوئنس وہاں پہ بڑا پاورفل ہے. انڈیا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب میں کہتا ہوں کہ پاکستان تھوڑا ان سے بات کر کے آپ دیکھ لیں انڈیا سے کہ آپ اصالتاً چھوڑتے ہو کشمیر کو یا نہیں چھوڑتے ہو. تو دیکھو چائنا کے ساتھ مل کے ہم بھی ملیں گے, نیپال بھی ملے گا, باقی کنٹریز بھی ملیں گی. تو لیکن اصولاً یعنی نوشتے دیوار اس کو پڑھ لینا چاہیے, ورنہ صبح شام مودی نشے میں ہوتا ہے. ہندو تو جذباتی بنایا ہوا سارے لوگوں کو نا, سارے ان کے جو پریسٹ ہیں وغیرہ ہے وہ کاؤ یورین پی کے نشے میں آتے ہیں, تو پھر اپنے اس طرح کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ باقی جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں یا دوسرے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ان کو بھی یہ خطرہ ہے. وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ انڈیا ٹوٹنے جا رہا ہے. تو اگر وہ یہ چیزیں نہ کرے. اشتیاق حمید صاحب میں جاؤں گا. اشتیاق حمید صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مودی صاحب کی جو پالیسی ہے اس نے یقینی طور پہ مشکل میں ڈال دیا ہے پورے ہندوستان کو. تو آپ ہم نے ہندوستان ہوا فوجی مرنے کے بعد ہم نے دیکھا یہ ہے کہ مودی صاحب اس فیور میں دکھائی نہیں دیے وہ پاکستان کے پہ آیا کرتے تھے. دیکھتے ہیں اتنا مشکل کر دیا ہے ہندوستان کو انہوں نے ان کی پالیسیز نے. نہیں, لیکن میں پہلے یہ عرض کہوں کہ مودی کی جو پالیسی ہے اس نے نقشہ تبدیل کر دیا. جو بھارت کا نقشہ دنیا میں جانا جاتا تھا جب اسے پذیرائی نہیں, وہ ایک ڈیموکریٹک بالکل ہی وہاں پر جو ایک انصاف کی بنیاد پہ وہ کام کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو نقشہ سامنے لایا, ان کی اپنی عوام جو ہے وہ آپس میں اب متصادم ہو رہی ہیں, آپس میں متصادم ہو رہی ہیں. لیکن میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو بھارت اور اس خطے میں جو بڑی طاقتیں ہیں, کہنا بھی بڑی طاقت ہے, لیکن جو 2 طاقتیں جو ہمارے مسئلے کے حوالے سے فریق بھی ہیں اور اس میں ہمارا وکیلانہ حیثیت بھی پاکستان کی ہے, تو ان پہ بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ پاکستان اپنا رول پلے کرے. جیسے ابھی بتایا گیا کہ پاکستان کے حوالے سے جو پالیسی سامنے ہیں, پاکستان نے جتنی بھی کشمیریوں کی مدد کی اس کے لیے ہم تو ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. لیکن جو صورتحال بن رہی ہے اس میں کی جو خاموشی ہے اور جو ان کی جو پالیسی ہے پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. ایک طرف بھارت لیڈرشپ کو آپ دیکھ لیں, ہندوتا کی جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ امت شاہ ہو, چاہے وہ مودی ہو یا دوسرے ان کے ذرا,
वो किस तरह पाकिस्तान पे हर दिन चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं, और बिलखुसूस आज वो आज़ाद कश्मीर के जिलों का मौसमी बता रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि अगला हदफ हमारा कार्रवाई का होगा। तो हमने उनके रिएक्शन के तौर पर तो उनको जवाब दिया जो हमारे बयानात ही होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट हम उनको ये कह रहे हैं कि देखिए वो ये पॉलिसी अपना रहे हैं कि हम पे होंगे। मैं समझता हूँ ये जो हमारी पॉलिसी है इसमें हमें नजरसानी की जरूरत है। बहरहाल पाकिस्तान की हमारी पुष्ट पे खड़ा है तो कश्मीर हवाले काम कर रहे हैं अपना, लेकिन पाकिस्तान को मौसर अंदाज में दुनिया की बात बतानी पड़ेगी। एक तो रिवायती जो जबानी जमा खर्ची है ना, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ये 5 अगस्त से पहली गुफ्तगू थी, लेकिन 5 अगस्त के बाद इस खिते का जो सिनेरियो था वो तब्दील हो चुका है। वो डिस्प्यूट पे था तब्दील हो चुका है। वो हम यूनियन टेरिटरी के बदले अब वो इंडियन टेरिटरी जो है उनकी यूनियन टेरिटरी में डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो थी वो अब यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो चुकी हैं। अब वहाँ हालात तब्दील हो चुके हैं, उनके वो आगे स्टेप्स बढ़ा रहे हैं। हमें सिर्फ इस हद तक ये कि सफारती, सियासी और हमदर्दी के तौर पर बयानात से आगे जाना पड़े, क्योंकि अब वो आगे उनका जो हदफ है वो आज़ाद कश्मीर का की सरजमीन है और पाकिस्तान है। तो वो अगर धमकी भी दे रहा है, लेकिन बहरहाल दुनिया में ये बात हमारे लिए बड़ी अहम है कि दुनिया को बता दें कि देखें अगर हम अमन की तरफ जा रहे हैं, हम बात पूछित करना चाहते हैं तो उनका रवैया आप दें। लेकिन ये बात भी हमें जहन नशीन होनी चाहिए कि जितने भी मुज़ाकरात के दौर हमने किए हैं उनसे लाहासिल आई, हमें प्रैक्टिकल आना पड़ेगा। सिर्फ एक की वजाहत में करना चाह रहा हूँ, जो ये कश्मीर कमेटी की बात आपने शाहिद साहब से भी पूछी और नसीमा वानी साहबा से भी पूछी, मैं उसमें थोड़ा अपना इनपुट देना चाहता हूँ। देखिए इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये कहा है कि वो एक आप समझे आप एडजस्टमेंट की बात करें तो वो एक होता है, लेकिन स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट का रेस्पॉन्स बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है। देखिए जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने जिस हद तक बात की तो हम उसको न फेवर में बात करें ना ही उनके मुखालफत में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद जब नई चीज आई तो मुखालफत में कर लोगों ने ये कहा था कि हम बड़े एक्टिव बंदे को सामने लाए और उन्होंने फखर इमाम साहब सामने लाया था। लेकिन आपने देखा उनको भी अब और मिनिस्ट्री दी गई है और जो नए पार्लियामेंटेरियन सामने आए हैं उन्होंने अभी तक वो ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने शापा किसी के साथ मुलाकात भी नहीं की। तो लेकिन ये एक उनका तरीकाकार जो है उसमें भी उनको सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी वॉइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनके जो मिनट्स होते हैं जो वो कमेटी मुरतब करती हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अपने मिनट्स मुरतब करें और अपनी स्टेट मिनिस्ट्री को बिलखुसूस वज़ीर आज़म साहब को उस हवाले से अपना दे दें। और बिलखुसूस हम समझते हैं कि कश्मीरी इस वक्त स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का और स्टेट का रेस्पॉन्स चाहते हैं, जो इस हमारे इस मसले में वकील भी है और फरीक भी है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का जारहाना रवैया और हमारी जो लातुतलाल की पॉलिसी ये कश्मीरियों के न हक में है न इस खिते के हक में है। लेकिन बहरहाल कश्मीरियों का अपना आज़म अपनी जगह, उनकी अपनी कुर्बानियां अपनी जगह, उन्होंने तो अपने मंजिल के हुसूल तक लड़ने का अज़म किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जुबान है उसको अपना रोल अदा, क्योंकि हमारी तमाम वाबस्तगी जो है न वो पाकिस्तानी अवाम और उनकी हुकूमत से है और अपनी हुकूमत से। ठीक है, अब मैं अब क्योंकि अब प्रोग्राम का टाइम खत्म की तरफ जा रहा है, बिल्कुल 1 मिनट रह गया, 1 मिनट शायद मेरे पास है, तो मैं सिर्फ नसीम वानी साहब आपसे चाहूंगा कि एक प्रोग्राम का टाइम के लिए कोई पैगाम मैं चाहूंगा आपकी तरफ से एज ए MLA, क्योंकि आप वहाँ की असेंबली की मेंबर हैं, तो उनकी तरफ से एक पैगाम चाहता हूँ कि मैं जो जम्मू कश्मीर के आज़ाद जम्मू के लोग हैं और मौजूदा कश्मीर के लोग हैं उनके लिए पैगाम आपकी तरफ से भी चाहूँ। जी बहुत शुक्रिया। मेरा पैगाम मेरे कौम के लिए, मेरे अपनी वादी के बच्चों के लिए, उस नौजवान नस्ल के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए जो हिंदुस्तान के आगे
सीसा दीवार की तरह खड़ी है, उनके लिए ये है कि ये जंग बहरहाल हमारी अपनी जंग है। ये जंग हमने खुद ही लड़नी है, कोई हमारा साथ दे ना दे, हमने बहरहाल इसको पाए तकमील तक लेके जाना है। और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, ये मेरा ईमान है, एक वक्त आएगा जब हिंदुस्तान भी मांगेगा मुज़ाकरात के लिए कश्मीरी अवाम से, कश्मीर के लोगों से, और वो वक्त होगा जब कश्मीरी अपनी शराइत पे बात करेंगे और अपनी आज़ादी लेके रहेंगे। ये मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह वो वक्त ज़रूर आएगा। बहरहाल ये जंग हमारी जंग है, इसको नहीं लड़ना है, हमें ही आगे लेके जाना है। दुनिया देखेगी कि उनकी मदद के बगैर, मैं तो कहती हूँ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो बराए नाम खुद गरज कम्युनिटी है, जो अपने मफादात के अलावा कुछ नहीं देखती, इवन कि OIC को भी मैं कहती हूँ कि ये जो मुस्लिम दुनिया है उनसे भी हम मायूस हो चुके। उन्होंने उस वक्त हमारा साथ नहीं दिया जब हम तारीख के बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने मोदी को रेड कारपेट दिया, लिहाजा उनसे भी हमारी कोई उम्मीद नहीं है। ये तल्ख हकीकत है, बहुत सारों को शायद मेरी ये बात पसंद ना आए, लेकिन मेरी कश्मीर की कौम को ये मैसेज है, ये जंग बहरहाल हमारी अपनी जंग है, इस लड़ाई को हमने खुद ही लड़ना है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पे प्रोफेसर साहब आपसे भी चाहूँगा, क्योंकि आप मौजूदा कश्मीर के जो है ज़ाहिर ह्यूमन राइट्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, तो उसके मूवमेंट के रहनुमा है, उस पर मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से कोई पैगाम जो मौजूदा कश्मीर में जो हमारे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो निहत्ते हैं, जो मासूम बच्चे हैं, उनके लिए पैगाम आपकी तरफ से जाओ। बहुत शुक्रिया। बस अपने माओ बहनों बच्चों के लिए प्रोग्राम है कि यूनाइटेड वी स्टैंड इन डिवाइडेड वी फॉल। पहली बात यह है कि आपस में मुत्तहद हो जाएं, छोटी मोटी जो गलतियां हैं किसी से होती हैं उनको दरगुजर करें। उम्मत एक जिस्म की मानद होती है, जिस्म को तकलीफ हो, जुज को पूरी बॉडी को होती है। तो शेर है, मकासद जिनके ऊंचे हों ऊंचा बख्त होता है, जमाने में उन्हीं का इम्तिहान भी सख्त होता है। कश्मीरी जबान में कहते हैं वंद चल शीन गली बेई बहार। ये जो सर्दी का मौसम है वो खत्म होगा, बर्फें पिघलेंगी और बाहर दोबारा आएगी। उम्मीद पे रहें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब्र से काम लें और हिम्मत से भी काम लें। अल्लाह ताला अपने मुसब्बल असबाब पैदा करेगा आपके लिए, आप अकेले नहीं है, पूरी उम्मत आपके साथ है इंशाल्लाह। तो अब ये है कि सिर्फ अपने सफों में देखें कि आपके अंदर कोई मुखबिर तो नहीं है, बस। बहुत शुक्रिया। ठीक, इश्तियाक हमीद साहब आपकी तरफ से, क्योंकि आप ज़ाहिर हाल पार्टीज जो है कॉन्फ्रेंस के आप रहनुमा, तो मैं चाहूँगा आपकी तरफ से भी एक पैगाम, और आपने भी वहाँ पे अपना बचपन गुजारा, उसके छोटा सा पैगाम कॉन्फ्रेंस के आप रहनुमा, तो मैं चाहूँगा आपकी तरफ से भी एक पैगाम, आपने भी वहाँ पे अपना बचपन गुजारा, उसके पैगाम। देखिए, मैं आपकी आदत को जो जेलों में या जो जेलों में नजरबंद है सलाम पे ये करता हूँ कि जिस कौम ने अपना सब कुछ दाव लगाया, अब आप देखें एक भारत को इक़दामात 11 माह का कर्फ्यू लगाना पड़ा और लॉकडाउन करना पड़ा, तो हमारे ज़राए जो हैं उनको बंद करना पड़ा। तो लिहाजा ये रेजिस्टेंस जो हमारी कौम दिखाई है उसको हम सलाम पेश कर, उम्मीद करते हैं कि हम इसी जज्बे के साथ भारत के खिलाफ इसको आगे लेकर और अपनी क़यादत के साथ हम तैयार रहें और उस साजिश का मुकाबला कहीं भारत वहाँ करने जा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का कि मेरे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और मकसद से भी इस प्रोग्राम का करने का यही है कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ख़ास तौर पर मौजूदा कश्मीर में जो लोग निहत्ते निशाना बनाए जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो लोग निशाना बनाए जा रहे हैं, उनके हक में आवाज़ बुलंद किए, उन मजलूमों के हक में बात करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हिंदुस्तान में लद्दाख के जो मकाम पे जिस तरह से चाइना ने उनको सबक सिखाया है और उसका बदला वो इस तरफ से ले रहे हैं, और इस तरह से जो है वो चढ़ाई की भी उन्होंने मौजूदा कश्मीर के अंदर भी, आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी, हमें उनके हक में बात करनी है। और हम सब लोग जो है दुआ गो अल्लाह रब्बुल करीम इनकी मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह पाक करे कि दुआ अपना ये जो है हिस्सा लेने में, अपना हक लेने में कामयाब हो, और मजलूम की हिमायत ज़ाहिर है हमारा काम है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।